सामने हाजिर हूँ अपने चैनल के साथ वुमन साइकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वालिदैन के आपस के ताल्लुकात और इन ताल्लुकात से बच्चे के ऊपर क्या असरात होते हैं, चाहे वो मंफी हो या मुस्बत हो, इसकी वजूहात क्या होती है, आज हम आपके सामने इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, इसके अंदर आपने देखा होगा नॉर्मली हमारी जो फैमिलीज है वो जो है कंबाइंड फैमिलीज ज़्यादा साथ रहती हैं और जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अच्छा देखिए, साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, देखिए इसमें समटाइम कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस भी आती हैं और बहुत समटाइम कभी बहुत नेगेटिव साइंस भी आते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में हम अगर देखें, इसका जायजा लें, तो हम देखते हैं कि जो आपस के ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, आपस में शायद इतने ज़्यादा उनके खराब नहीं होते जितने दरमियान में जो लोग आते हैं उसकी वजह से आपस में जो झगड़े होते हैं और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उसकी वजह से जो बच्चों के जहन के जो असरात होते हैं वो बहुत, अगर अच्छी ताल्लुकात है तो अच्छे असरात हैं और अगर बुरे ताल्लुकात हैं तो बुरे असरात हैं। देखा ही जाता है कि जैसे हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, ठीक है ना। अब कंबाइंड फैमिली में समटाइम ये होता है कि देखिए मोहब्बत तो सभी कर रहे होते हैं, मगर समटाइम जो मोहब्बत होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, अगर माँ बाप किसी बात पे बच्चे को रोक रहे हैं और टोक रहे हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त जहाँ तक मेरा ख्याल है कि माँ बाप का एक डर और एक चीज़ को कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस टाइम बीच में कभी भी दरमियान में नहीं बोलना चाहिए, जो कि अक्सर ऐसा होता है और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है आपस में मियाँ बीवी के दरमियान। फिर होता ये है कि समटाइम ये होता है कि अगर मियाँ ऑफिस से थक के आ रहा है और हो सकता है अगर अम्मा कंप्लेन कर रही है कि भाई आज आपकी वाइफ ने इस तरह कर दिया, वो भी होता है कि वो जाते हैं और अपनी वाइफ से लड़ते हैं, जबकि आपस का तो कोई ऐसी लड़ाई और झगड़ा नहीं होता, मगर उससे क्या होता है आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। फिर जो बच्चा होता है ना वो सब कुछ सुन रहा होता है और उसके दिमाग के ऊपर जो इस तरह के मनफी असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे पड़ते हैं। देखिए, सम टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि सास बुरी होती है, सम टाइम बहू भी बुरी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से कि अगर हम कहते हैं कि हम अगर सेपरेट जो होता है रहना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि देखिए इस चीज़ को इस्लाम ने भी हमें इजाज़त दी है इन चीज़ों की। तो अगर अपने माहौल को अच्छा रखना है और हमें बच्चे की बेहतर तरबियत करनी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉइंट फैमिली में रह के वो उनको खराब करते हैं, नहीं, बेटा प्यार की वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। अगर आपको बेहतर तरबियत करने के लिए तो सेपरेट भी होना पड़ता है, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। सेकेंडली, सम टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ की इज्जत नहीं कर रहे होते। समटाइम ये भी होता है कि वाइफ हस्बैंड की इज्जत नहीं कर रही होती है और फिर आपस में जो झगड़े हो रहे होते हैं उसके असरात जो होते हैं वो बच्चे के ऊपर जा रहे होते हैं। कभी देखने में ये भी आता है कि कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर शायद रजामंदी नहीं होती है और वो शादियां हो जाती हैं और फिर इसका होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनके बहुत असरात होते हैं, क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं ना वो वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं और वो उनकी इज्जत नहीं कर रहे होते हैं। और उसमें क्या होता है कि बच्चे के साथ भी बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर बच्चे पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात आ रहे होते हैं। तो अपने बच्चे की बेहतर तरबियत करने के लिए वालिदैन की आपस में बॉन्डिंग होना और एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में वालिदैन के झगड़े भी होते हैं, मगर उन झगड़ों को सिर्फ अपने हद तक रखें, बच्चों को इसके असरात ना लेके आए। आपको नहीं पता कि बच्चों पे इस तरह के असरात कहाँ कहाँ और किस किस एरियाज के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसके लिए बच्चों के आने वाले फ्यूचर पर इतना बुरा असर होता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं, आप देखें ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो यानी कि जिनके अंदर आप अगर ये कहें कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, डरते हैं झिझकते हैं लोगों से आगे सामने आने से,
माशरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, उनके अंदर एक गुस्सा हो रहा होता है। चलिए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरा भी बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसको मैंने दावत दी है, इनवाइट किया है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कि इस तरह के वालिदैन जो कि उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते और बच्चों के ऊपर किस तरह उनका असरात होते हैं और उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मनफी असरात करती है और किस तरह इन चीज़ों को फेस किया जाता है क्लास के अंदर। तो हम उनसे बात करते हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ ताकि हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ ले। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं फरहाना, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने आपको इनवाइट किया है कि आज से बच्चों की एजुकेशन के ऊपर किस तरह इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो आप फेस करते हो, तो प्लीज़ उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना हमें प्रमोट कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच फरहाना, आपने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए इनवाइट किया है। ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि जब हम बच्चों को डेली रूटीन में पढ़ाते हैं, एज़ यू नो आई एम अ टीचर, और बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं और हम डिफरेंट टाइप के बच्चों से हमारा जो है ना इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स को फेस करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से टिमिड होते हैं, डरपोक से होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चों से हमारा डेली लाइफ में जो है ना इंटरेक्शन होता है, और उन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अगर कोई बच्चा जो है अंडर कॉन्फिडेंट है, तो हम ये देखते हैं कि क्या रीज़न है कि इस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शाय है, तो उसकी शाइनेस को ख़त्म करना एक हमारा टारगेट होता है कि जब तक बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चे के अंदर शाइनेस है, बच्चे के अंदर अगर कोई खौफ या डर है, और बच्चा मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं है, तब तक बच्चा कभी भी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें भी, पेरेंट्स को भी फोकस करना चाहिए, और हम एज अ टीचर इस चीज़ को ज़रूर चेक करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हर लिहाज से इन तमाम एरियाज़ में सेटल है या नहीं है। कहीं भी अगर हमें कोई उनकी कमी नज़र आती है या हमें लगता है बच्चा शायद, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि हमें इस बच्चे की पहले पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसकी पर्सनैलिटी को एक नॉर्मल पर्सनैलिटी की तरफ लेकर आना है, उसके बाद ही बच्चा अपने काम पे फोकस कर सकेगा। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के अंदर आखिर ऐसी कौन से इस तरह की कौन सी बातें होती हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस जी, करने मैं पड़ते वही हैं? आपको बताने वाली थी कि जैसे एक छोटा सा डिफरेंट केसेस आते हैं हमारे पास क्लासेस में। तो एक बच्चा था, बहुत ज़्यादा शाय था, और उसके कुछ हैंड मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं थे। लाइक वो, उससे हम बात करते थे, एक तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता था, ठीक है, दूसरा वो अपने हाथों के साथ ऐसे खेलता रहता था कॉन्स्टेंटली जब उससे बात करते थे, और मतलब वो स्माइल उसके फेस पे होती थी, मतलब ही वांटेड टू टॉक, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता था। तो मुझे कुछ नॉर्मल बिहेवियर नहीं लगा। हाँ, साइन डिफरेंट होगी जी और जी फिर जी, स्माइल भी डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट स्माइल थी, मतलब एक नॉर्मल बच्चे वाली स्माइल नहीं थी, मतलब उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस। तो उस बच्चे को मैंने जब लाइक वो ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता था, जैसे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, किसी ने शाउट कर दिया, कोई चीज गिर गई तो वो डर जाता था। मैं उसको ऑब्जर्व करती रहती थी कि इस बच्चे में, ये नॉर्मल बच्चों के साथ बात भी नहीं कर रहा है, उनके साथ खेल भी नहीं रहा है, जबकि बच्चे तो इतना एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्लास में सब भाग रहे हैं, एक्टिव हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अपनी सीट से नहीं उठ रहा है। तो मैंने उस बच्चे से जाके थोड़ी सी बातचीत शुरू की, उससे दोस्ती, वो नया सेशन स्टार्ट हुआ था हमारा, मैंने उस बच्चे से बातचीत शुरू की, थोड़ी सी बात करना शुरू की, बहुत जैसे शॉर्ट में वो मुझे आंसर देता था, बात भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता था, जी टू द पॉइंट बात करता था। उसके बाद क्या हुआ कि स्टडीज़ में भी ही वॉज नॉट दैट गुड, थोड़ा स्लो था, उसको चीज़ें समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो मेंटली तौर पे शायद वो कोई ना कोई किसी चीज़ से डिस्टर्ब था, कमांड देर से फॉलो करता देर से वो फॉलो ही, समटाइम्स तो वो फॉलो ही नहीं करता था। अच्छा, अब ऑब्वियसली मैं उस बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी, फिर मैंने उस बच्चे की हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, बिकॉज हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर टीचर जाके पेरेंट्स से बात करती है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, कुछ ऐसा मसला है, तो बहुत नेगेटिव लिया जाता है, और ये समझते हैं पेरेंट्स के वाई शी इज इंटरफेयरिंग इन आवर पर्सनल मैटर्स, वट एवर वी आर डूइंग इन हाउसेज, और हमारे घर का जो भी माहौल है, वाई द टीचर इज इंटरफेयरिंग इन दिस मैटर।
उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारा मकसद उनके पर्सनल मैटर्स को चेक करना देखना नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि घर में ऐसी क्या बात है या घर का ऐसा क्या एनवायरनमेंट है कि बच्चे पे ऐसा असर हो रहा है। नॉर्मली आप देखें कि आप बाहर की कंट्रीज वगैरह में भी आप देखिएगा कि जो चाइल्ड हिस्ट्री जो होती है वो लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता क्योंकि है। हमें पता चलता सिर्फ एक चीज का पता नहीं चलता, हमें पता चलता है क्या इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज की, कोई इस तरह की डिजीज वगैरह हो, कोई बीमारी है, कुछ भी है। तो ये एक टीचर जहाँ तक है टीचर का फर्ज है कि उसे ये बात पता होनी चाहिए। देखिए आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक टीचर जो है ना वो डॉक्टर भी है, वो मदर भी है, वो आर्टिस्ट भी है, अपने बच्चों के लिए एंटरटेनर भी है, वो अपने बच्चों के लिए सिंगर भी है, वो हर चीज है अपने बच्चों के लिए, मैजिशियन भी है, ठीक है। तो वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी काउंसलर भी है। तो अब उस काउंसलर, उस टीचर से कि जो एक वक्त में एक पर्सनालिटी में इतने सारे कैरेक्टर्स अपने साथ लेकर बच्चों को डील कर रही है, तो उसके पास ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आइदर उसका बच्चा जो है वो क्यों डिस्टर्ब है, ठीक है। तो फिर जब वो बच्चे से मैंने बात की, मैं उसी की तरफ वापस आती हूँ। जब उस बच्चे से बात की मैंने तो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस लगी। जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की। जब मीटिंग हुई तो मेरा फुल फोकस उनके पेरेंट्स पे था और आई वांटेड टू नो द रीजन कि वो बच्चा ऐसा क्यों है। तो जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात की तो आप इमेजिन करें कि जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो फादर वाज नॉट लेटिंग द मदर टॉक, ठीक है, जबकि मदर बच्चे के बहुत करीब होती है। और एज अ फीमेल टीचर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा बात मदर से करनी चाहिए, फादर से ज्यादा मदर को पता होता है ज्यादा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनकी मदर से ज्यादा क्वेश्चंस कर रही थी, और ये कैसे हैं घर में, इनका क्या बिहेवियर है, बहन भाइयों के साथ कैसे हैं, ये किस किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, इनको क्या पसंद है। तो वो जब बोलने लगती थी, बात करने लगती थी, तो उनके हस्बैंड उनको स्टॉप कर देते थे कि आप चुप करें। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ तो पेरेंट्स के आपस के रिलेशन ही ठीक नहीं है, और वो इतना स्ट्रिक्टली, इतना फर्मली, जी एक स्कूल है और आप एक टीचर है, उसके उनके सामने भी आप अपनी जो वाइफ है उनकी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे थे, स्टॉप कर रहे हैं बार बार। जी। अब मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि ये तो यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ही वो इतना ज्यादा अपनी वाइफ को जो है ना, मतलब मेरे सामने उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी अपनी वाइफ की, तो इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन तो वो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ कि उनसे मैंने अंदाजा लगा लिया कि स्टोरी क्या है और क्या बिहेवियर है। थोड़े से मुझे स्ट्रिक्ट लगे वो फादर, उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया। एनीवेज वो जब उनको थोड़ा सा, मैं जितना उनकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, मैंने समझाया कि बहुत ज़्यादा प्यार से इनको सब करें, हैंडल करें, और घर में कोशिश करें कि आप सब बहुत ज़्यादा मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, बच्चों के सामने कुछ ऐसा इम्पैक्ट मत दें कि बच्चों को उसका बुरा असर पड़े। तो उन्होंने उसमें जो है ना थोड़ा सा, उनकी वाइफ ने मुझे एक हिंट सा दिया कि एक्चुअली इनके जो ग्रैंड पेरेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इनसे लाड करते हैं, कुछ कहने नहीं दे, हम कुछ कहें। इतना उन्होंने कहा तो फौरन उनके हस्बैंड उनको उसी वक्त चुप करवा दिया। तो खैर मैंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, आई स्टॉप्ड एट दैट टाइम, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट आई गॉट द आइडिया कि व्हाट इज द रीजन। अब एक दिन क्या हुआ, बच्चा आता है तो वो मुझसे, मैंने कहा आपकी बुक्स कहाँ पर हैं, तो वो पहले तो बच्चा इतना ज्यादा वो डर गया कि मेरे पास तो बुक्स नहीं है, मैं बुक्स कैसे अपनी टीचर को बताऊं, मुझे डांटना पड़ जाए। तो उसने अपनी, मैंने कहा आपकी बुक्स कहाँ है, तो कहता है मेरे पास बुक्स नहीं है। तो मैंने कहा बेटा कहाँ है, तो कहते वो तो फट गई। तो मैंने कहा कैसे बेटा फट गई, तो वो कहते हैं कि वो मेरे पापा ने फाड़ दी। तो मैं शॉक रह गई उस वक्त कि पापा ने क्यों फाड़ दी। तो उन्होंने मुझे उस वक्त, बच्चे ने मुझे क्लियर एक अल्फाज कहे कि वो मामा पे गुस्सा थे, उन्होंने बुक्स फाड़ दी। आप सोचें उस वक्त मैं, मेरे मतलब इसमें क्या फीलिंग थी आई कैन नॉट टेल यू। तो मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश की कि नहीं, वो मामा पे गुस्सा नहीं होंगे, बाय मिस्टेक फट गई, इसलिए कि हमें अपने बच्चों के दिल में, अपने पेरेंट्स के लिए जो है ना वो रिस्पेक्ट जो है वो कायम रखनी है, उस उनके अंदर जो ना उनको। एक बात है ना कि वो इस एनवायरनमेंट में रहते हुए उस बच्चे को ही सब कुछ नजर आ रहा है। वो अच्छा, उससे ज्यादा उस बच्चे ने बात नहीं की। तो मैंने कहा इट्स ओके, आपकी मैं मामा से कहूंगी आपको न्यू बुक्स दिला दें, हम उसमें काम कर लेंगे, इट्स ओके। उनके फादर आए, मैंने उनसे ये सब डिस्कशंस नहीं की, बट मैंने ये कहा इनकी आज बुक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ना एक्चुअली जो है वो मिसप्लेस हो गई, कुछ उन्होंने मुझे ऐसा रीजन दिया। एनीवेज, तो मैंने कहा बहरहाल आप ले रहे हैं, बच्चे का लॉस हो रहा है तो आप प्लीज आप उसको दिला दीजिएगा ये बुक्स ना।
تو میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو، اگر میں اس بچے کی پرسنالٹی بتاتی کہ وہ بچہ، اس بچے نے اپنی کلاس کو ریپیٹ کیا بیکاز وہ اتنا ایجوکیشن میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا، وہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب تھا بچہ کہ وہ ایک ہی کلاس کو اس کو ریپیٹ کروایا. دوسرا شوق اس کے لیے یہ تھا کہ آل دا اسٹوڈنٹس، آل ہز فرینڈز ہیو گون ٹو دا ادر کلاس، اور وہ وہیں رہ گئے. کتنا اس کی پھر اس کا طرح جی کتنی فیلنگز اس کی ہرٹ ہوئی. پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات اور ان کے بیڈ بیہیویئرز اور یہ چیز بچے کی پرسنالٹی کو تباہ کر کتنا رہا ہے. زیادہ بچے کی پرسنالٹی خراب ہو گئی ہے. جاتی ہے. بچے کی پڑھائی کا لاس ہو رہا ہے، بچہ مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ اپنی ایکسپریس نہیں کر پا رہا کوئی چیز. بہت پیار سے، یعنی وہ پہلے شروع میں بات نہیں کرتا تھا، میں نے بڑے پیار محبت سے اس سے ہی باتیں پوچھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بچہ جب اس کو ساری کلاسز، سب بچے ٹرانسفر ہو گئے دوسری کلاس میں، اور وہ بچہ اتنا ابھی ایلیجیبل نہیں تھا نئی کلاس کے لیے. تو اس کے لیے پھر ہم نے جو اسٹریٹجی جو سوچی وہ یہ سوچی کہ ہم اس بچے کا سیکشن چینج کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ایسا فیل نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو یا میرے سب دوست چلے گئے میں کسی سے کم ہوں. ہم نے سیکشن چینج کر کے اس کو یہ پریٹینڈ کیا کہ ناؤ یو آر گون ٹو دا ادر نیو کلاس، یو ہیو نیو فرینڈز ناؤ. تو اس طرح کے ہمیں جو ہے نا وہ کیسز فیس کرنے پڑتے ہیں، پھر ہم ان کو اس طرح ہینڈل کرتے ہیں جس طرح ہم کر سکتے ہیں. بیسٹ ٹیچر جو ہوتی ہے اس کے لیے ٹاسک ہوتی ہے یہ چیز. ایگزیکٹلی. اور جو ہے نا جب تک ہماری اچیومنٹ یہی ہے کہ اگر ہمارے بچے کے اندر پروگرس آتی ہے، امپروومنٹ آتی ہے، تو یہ تو وہ کیس تھا نا کہ جو بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، اور مطلب وہاں پر پیرنٹس کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، ان کی کوئی کوشش نہیں تھی. ان کی ایٹیٹیوڈ، ان کی باڈی لینگویج، ان کے بیہیویئر ایسا تھا کہ بس جو ہے جیسا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اپنی طرف سے ہم نے جو ہماری جو ایفرٹ تھی ہم نے تو پٹ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. اگر وہ تھوڑا سا جی وہ کچھ کوپریٹ کر لیتے ہمارے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ بچہ بہت زیادہ امپروو کر جاتا. ہے کہ ہم ایز اے مونٹیسری ڈائریکٹرس، یعنی کہ فائزہ بھی ہیں، میں بھی ہوں، تو ہمارے اس میں چیز پڑھی جاتی ہے کہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، جو پیرنٹس کا ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے اور بچہ ہوتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ہمیں کریٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک ٹیچر بھی جب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک پیرنٹس ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. ٹیچر تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہیں، مگر جو 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں ان کا ساتھ دینا ٹیچرس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے فائدہ کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ سپریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر سپریشن ہو رہی ہے سم ٹائم، دیکھیں ہمارا لائف کے اندر شاید آپ کے رشتے وہاں تک آتے ہیں جہاں نہیں چل پاتے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے کانفیڈینس میں لے کر آ کر اور اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور بہت پولائٹلی اور بہت اچھے انوائرمنٹ کے اندر ہے کہ سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ کس طرح ہونی چاہیے یہ چیز کہ بچے کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی برے اثرات نہ پڑے، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج نہ ہو ان حالات میں؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ تو کہ میں سب سے پہلے چھوٹے بچوں کی بات کروں گی کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں 0 to 6 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ایکسیپٹ کرنا ہی بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہ یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ الگ ہیں یا ان میں سیپریشن ہو گئی ہے. سیپریشن تو کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ وی آر دا فیملی، یہ میری ماما ہے، یہ میرے فادر، یہ میرے بہن بھائی ہیں، وی آر دا فیملی، وی کین ناٹ بی سیپریٹڈ اور وی کین ناٹ بی اپارٹ. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کو فکس ہوتا ہے مائنڈ میں، اور ان کے لیے بہت بڑا ٹراما ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا ایک شوق ہوتا ہے اگر پیرنٹس کا انہیں پتہ چل جائے کہ وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور سب سے بڑا ڈیمیج یہاں سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں سیپریشن ہو گئی ہے یا ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ ایک بند کمرے کے اندر ڈسکس ہونے چاہیے، اور آپ کو اپنے جو بھی پرابلمز ہیں نا وہ اپنے تک رکھنی چاہیے، اس کو پبلک ایشو نہیں بنانا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اپنی جو بھی ایشوز ہیں یا جو بھی لڑائی یا جھگڑا ہے جو بھی ہے اس کو آپس میں سارٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں سارٹ آؤٹ ہو پا رہا اور آپ لوگوں نے ایک بہت لمٹ تک کوشش کی اور نہیں ہو سکا اور آپ کا ایٹ دا اینڈ آپ لوگوں نے جو ہے سیپریشن لے لی ہے یا آپ نے ڈیسائیڈ کیا سیپریشن کا، تو اس کے لیے فرسٹ آف آل یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یور چائلڈ کہ آپ کا کچھ ایسا اتنا بڑا ڈیسیجن آپ لوگ لینے والے ہیں. اس کے لیے آپ ان کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے
बाबा कहीं जा रहे हैं या उनकी जॉब की वजह से वो कहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ एक वैलिड रीजन, हम एक ही हैं मगर कुछ हाँ वक्त के लिए हम वह थोड़ा कुछ टाइम के लिए आपके बाबा जो हैं वो कहीं जा रहे हैं, उनकी जॉब जो है वो पोस्टिंग आ गई, ट्रांसफर हो गया है, कुछ भी आप कह सकते हैं, और जो है ना उनका ऑफिस बहुत दूर है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आप ऐसा करें कि अपने बच्चे को उस एज लेवल पे अभी मत बताएं कि कुछ सेपरेशन है, और उनके फादर का काम है ऐसी सिचुएशन में, फादर का काम है वो आकर मिलते रहें बच्चे से, उसकी जो भी नीड्स है उन्हें पूरा करें, और जब मिले तो मदर के साथ बिल्कुल ठीक रहें, बच्चे को बताने के लिए, दिखाने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बच्चा जब मेच्योरिटी की तरफ आएगा तो अपने आप फिर वो खुद understand ब खुद करेगा। ग्रेजुअली चीजों को समझने लगेगा, ठीक है, फिर आप लोगों को आसानी होगी उसको ये बात बताने में, लेकिन फिलहाल ये जो एज है ना इसमें तो बिल्कुल भी बच्चों को ये मत बताएं कि आप लोगों के कुछ आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बात ये कि देखिए जैसे बच्चा ग्रेजुअली बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना, मगर बच्चे को एक पॉजिटिव चीज मिली ना, उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होने लगी, ठीक है, जब वो बड़ा होता है तो बच्चा अंडरस्टैंड करने लगता है कि हाँ जी ये हालात है, मगर क्या होता है कि माँ बाप की जो रिस्पेक्ट होती है वो कायम रहती है, ठीक है। अब देखें एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे का भी फर्ज है कि अपने बच्चे की नज़र में एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखें। ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब आप में हस्बैंड एंड वाइफ के आपस के रिलेशन ठीक नहीं है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की इंसल्ट अपने बच्चे के सामने नहीं करें। हस्बैंड कितनी भी लड़ाइयाँ आपकी आपस की हैं, आप अपने बच्चे के सामने उसकी जो मदर है उनकी रिस्पेक्ट रखें, और जो मदर है वो उनके फादर की रिस्पेक्ट रखें, और ये कहें कि आपने समटाइम्स बच्चे जो मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था इस बात का, और मैं अक्सर पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि जहाँ आप दोनों में पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है ना, वहाँ बच्चों को वीक पॉइंट मिल जाता है। हमेशा अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता है कि ये दोनों की आपस में क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो दे टेक बेनिफिट ऑफ इट, और आप देखिए नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। इतनी सेंस बच्चे में होती है कि अब हमें कहाँ अपनी मदर को यूज करना है, कहाँ अपने फादर को यूज करना है, जो कि बहुत डेंजरस है। इस चीज से क्या हो रहा है, एक नेगेटिव सोच आ रही है बच्चे जी, को, आप ये देखें एक नेगेटिव सोच शुरू हो जाती है, बिल्कुल पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, फिर वो जो है ना सिर्फ चीजों को जो है ना फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो एक जो एक नेचुरल लव होता है ना वो खत्म हो जाता है, जो कि नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वक्ती तौर पे तो पेरेंट्स समझते हैं कि मैंने उससे लड़ लिया, मदर से लड़ लिया, मदर कहती है मैंने फादर से लड़ाई कर ली है, और बड़ा अपनी तरफ से होते हैं कि नहीं, मतलब दोनों के अंदर ईगो आ जाता है, और वो कहते हैं मेरा ईगो जीत जाए, मदर चाहती है मेरा ईगो जीत जाए। उस वक्त आप ये नहीं देखते, आप अपने ईगो को जो है ना जितवाने के लिए अपने बच्चों से हार जाते हैं, जी, अपने बच्चों से हार जाते हैं, और जो बेसिकली वो आपका सरमाया है। अब आप सोचो, आप मतलब वी आर अर्निंग, हम किसके लिए कमा रहे हैं, अगर आप लोग ये बात सोच लें कि हमारा पूरा जो है ना, कहते हैं ना कि दारो मदार हर चीज का आकर अपने बच्चों पे खत्म होता है, ये हमारे बच्चे हमारी कुल कायनात हैं, ये हमारी जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है, और अगर हम अपने बच्चों के बारे में सोचें ना तो हम कभी भी ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स ही ना लें, बल्कि हम छोटी छोटी गलतियां भी ना करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लें, ठीक है, आपस में सॉर्ट आउट करें, कर लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं जी नहीं हो सकता कुछ, तो फिर चाहिए कि वो तरीकाकार इस्तेमाल करें जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी में कोई खला ना आए। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये, और ये तो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया था जिसमें ऐसा था, बल्कि एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अर्निंग के लिए इतने ज़्यादा पजेसिव होते हैं और इतना फोकस्ड होते हैं कमाने के लिए कि उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी हम यंग हैं तो हम जितना कमा सकते हैं दोनों मिल के कमाई कर लें और इतना ज्यादा अर्न कर लें कि कल को हम बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सके। लेकिन उसमें आपको पता है कि एक केस ऐसा भी आया था कि बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर आउट ऑफ कंट्री, वो अब्रॉड में थे, वो वहां पढ़ रहे थे और नौकरी कर रहे थे, और बच्चे अपने नाना नानी के पास थे, दादा दादी थे आई थिंक सो, या नाना नानी के पास, जिसकी वजह से बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया था कि वो बच्चा मेरी ही पास था वो स्टूडेंट, और वो बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया था कि वो बर्दाश्त नहीं करता था कोई बात, और वो अटैक करता था दूसरे बच्चों पे। जो है अगर वालिद जो है अगर अच्छा कमाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि माँ को लेके कमाना चाहिए। लेकिन हमारे एक नया एक क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये होता है कि फीमेल्स कहती हैं कि मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, मेरी पहचान है, मैंने अगर कुछ ट्रेनिंग ली है या मैंने कुछ सीखा है तो मैं क्यों उसको यूटिलाइज ना करूं, दैट इज फाइन, हर एक को अपने एक रिकग्निशन का है होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें आपका बच्चा इस एज का है कि उसको आपकी जरूरत है, लाइक 0 to 6 years, उसमें बच्चे को भरपूर टाइम दें, बच्चे को फोकस करें। और उसके बाद ये होता है कि बच्चा जो होता है एक तरफ
बच्चा चला जाता है। जब आपके बच्चे की 0 to 6 में पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, देन यू कैन गो टू एनीवेयर, आप जॉब्स भी कर सकते हैं, फिर आपका बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो चीजें खुद काम भी कर लेता है, थोड़ा बहुत कर लेता है। यस, तो अभी तो 0 to 6 में तो उससे बच्चे के प्यार की और एक बच्चे माँ की ग्रोथ की जरूरत आपको होती है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना, तो फिर एक दफा समझ आती है हमें एक बात कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो ठीक है, मगर उसमें भी आप बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपना शेड्यूल इस तरह का बनाए कि आप उनको नजरअंदाज न करें। मगर अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड इतनी स्मार्ट पे उठाते हैं, तो ज्यादा ख्याल है कि उस वक्त जो बच्चे की एज होती है 0 to 6 फोकस करने की, आपकी अटैचमेंट की, आपकी फोकस जरूरत थी, तो उस वक्त आप उसके ऊपर फोकस करें। जी बिल्कुल, बच्चे पे फोकस करें। और कहते हैं कि यही एज होती है जिसके अंदर आप बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है उसकी पूरी, आपको मैं बताऊं, बच्चा जो है ना उसकी पर्सनालिटी जो है ना 70% जो है ना वो डेवलप हो जाती है 0 to 6 में, उसके सारे हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। बाकी की जो 30% है वो उनकी एडवांसमेंट होती है, लाइक जो चीजें उन्होंने सीख ली है ना उन्हीं में इम्प्रूवमेंट होती है फिर। तो जो मेन उनकी एज है दैट इज 0 to 6। आप को ऐसा लगता होगा कि जब बच्चा पैदा भी नहीं होता, दुनिया में भी नहीं आता ना, उसकी पर्सनालिटी वहां से ग्रूम होना शुरू हो जाती है। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे। क्यों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो मदर्स हैं उनको कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, खुश रहें, अच्छी डाइट लें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सब चीजें बच्चे पे असरअंदाज हो रही होती है इंटरनल। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो है ना हमेशा जो फीमेल हैं वो खुश रहें, अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, और उनके साथ जो है ना उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उस सिचुएशन में हस्बैंड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस सिचुएशन में पूरी फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना फिजिकल और मेंटल जो है ना चेंजेस से गुजर रही है। जी, सपोर्ट की जरूरत होती है उस वक्त एक फीमेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने हस्बैंड की भी, अपनी फैमिली की भी, इन लॉज को, उनके पेरेंट्स को, सबको ख्याल करना चाहिए कि ये आप लोगों को, यही फीमेल है जो आपके लिए, आप लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है, खुदा के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। तो आप लोगों को सबको ये सोचना चाहिए कि हमें इतनी बड़ी खुशी देने वाली जो पर्सनालिटी है, अगर हम उसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो दुनिया में आने वाला बच्चा है ना उस पर क्या असरात होंगे। आपको अंदाजा है कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, जो मदर्स टेंशन में रहती हैं, परेशान रहती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सहमे हुए होते हैं। जब पैदा होते हैं वो पैदाइशी तौर पे डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है 0 to 6 ईयर की एज जो है इसमें बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों पे हर चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की पर्सनालिटी के लिए हमें जो मेन हमारा जो मकसद है वो हमारे बच्चे हैं, हमारी हर चीज़ जो है उन्हीं पर आकर ख़त्म होती है। तो आई थिंक बच्चों की एकेडमिक भी इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और मैंने आपको जिस तरह बताया किस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके आपस का रिलेशन कितनी बुरी तरह बच्चों पे नेगेटिव असर छोड़ रहे हैं, और उनके बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो डैमेज हो रही है, और उनके बच्चों के साथ साथ उनका अपना नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब उनका बच्चा जब जाहिर सी बात है बड़ा होगा, कल को ग्रोन अप होता है, कुछ करता है, तो वो आगे की अपनी जिंदगी की बहुत सारी फील्ड्स में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट रहा, वो बहुत ज़्यादा शायद था, वो किसी से बात नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। थैंक यू सो मच फायजा, You're यहाँ welcome. आने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। इंशाल्लाह हम आगे भी आपके पास और अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे। आप लोग की अगर एडवाइस, जो भी एडवाइस हो, कोई भी टॉपिक हो, तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर कोई रिस्पेक्ट का जो है रिस्पेक्ट जो है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का जब तक हम एहतराम नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को संभाल नहीं सकते। हमारी आने वाली नस्ल हमें को देखकर बढ़ेगी और हमें से सब कुछ सीखेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने अंदर एक अच्छी और पॉजिटिव सोच रखें, जब रखें अच्छा गुमान रखें। जो अच्छा गुमान होता है अच्छी सोच के साथ आता है और अच्छा तोहफा देके जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की फरहाना आपने। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके, और आई होप कि अब पेरेंट्स जो हैं उनमें इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि उन्हें अपने बच्चों के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपने रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।